हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब। चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। तो बच्चों, आज है शनिवार और शनिवार के दिन हम लोग कुछ नई नई चीजें सीखते हैं। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद देखेंगे 2 मनोरंजक कार्यक्रम, स्पेंड इट राइट और रेन और शाइन। फिर देखेंगे एक मनोरंजक कहानी, केला और गाजर घर आए। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सैटरडे स्पेशल कार्यक्रम। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने यह सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती और अगर मोहन गए, इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय। कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फांके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी। मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था, नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे, तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी
वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए, और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। Hello friends, Bouncy here. Do you like buying things from a store or shopping? Shall we help George buy a few new books and stationery items? Let us meet George, a little boy. His school is about to reopen after the summer holidays and he wants to buy lots of new things. Let us help George make some decisions on his shopping trip. Hi, I'm George. Next week, I'm going to class 3. I need to make a list of things I need to buy before my school reopens. What things do you usually need to buy before your school starts every year? Make a list. Let's see what the items on George's list are. Mom, I need lots of new things before school starts. A new school bag, some stationery, and some new books. Make a list of things you really need, not what you want. I will give you 200 rupees and you decide what is more important to buy now. Remember, if you have some money left over after all your shopping, you can buy yourself an ice cream. If you had rupees 200, what things would you like to choose to buy? Can you buy all the things you need within this amount? George and his mother have come to the supermarket. Mother, I like the yellow and green bags over there. Let us see how much they cost. Can you read the price tags and find out how much each bag costs? The yellow bag costs 120 rupees and the green one costs 143 rupees. I have also selected one pencil, one sketch pen set, 2 notebooks, one coloring book, one pencil box and a project book. The cost of each object that George has chosen is shown here. What are the different objects that he can buy for rupees 200 or less? There are different combinations of things he can buy. Work with a partner to help George decide. Let us see what George has decided to buy. These are the things that I have decided to buy. A bag for 120 rupees, a project book, a notebook for 22 rupees, a sketch pen set and a pencil. I will spend 177 rupees altogether. I saved some money and can now buy ice cream too. Have you arrived at another combination costing the same or less? Share it with the class. Would George have been able to buy so many things if he had chosen the green bag for rupees 143? What other things would he have to give up in this case? Yes, he could still have bought all these things if he had chosen the green bag costing rupees 143. But
he would have had to give up ice cream. Looks like George and his mother have bought ice creams with the money that they saved. If you were George, what decision would you have taken? Would you have bought the bag for rupees 120 and saved some money, or spent all the money and bought the bag for rupees 143? Shall we do another exercise? If you had rupees 50 with you, which of the following things would you choose to buy? Why? How much money would you try and save? You do not have enough money to buy all the items as they cost 90 rupees altogether. You can buy a combination of things that come up to rupees 50 or less, such as chocolates and bananas, or chocolates or bananas and chips. Alternatively, you could buy the toy and the chips. Hence, when you spend money, it is important to decide how much you want to spend and for what. Think, do you buy something because you want it or because you need it? Remember, it is always a good decision to save money. Good day to you. Bouncy here. Now we will learn that every season is special. This will also let us make decisions on what is best to wear in each season. Let us listen to the rhyme. It is summer today and it is very hot. The sun is out and all about, time to play a lot. It is summer today and it is very hot. The sun is out and all about, time to play a lot. Now I play in the shade so I don't get hot. The trees protect from the sun's rays so they don't hurt a lot. Now I play in the shade so I don't get hot. The trees protect from the sun's rays so they don't hurt a lot. It is monsoon today and there is so much rain. I splash, I kick, rain is fun, there is no hot sun. It is monsoon today and there is so much rain. I splash, I kick, rain is fun, there is no hot sun. In monsoon I wear a coat so I don't get cold. I play all day and I'm safe, I don't feel dull and bored. In monsoon I wear a coat so I don't get cold. I play all day and I'm safe, I don't feel dull and bored. Bismillah, tele Covid ka kaya tadi. Dia kata, alim.
गाजर घर आए। नमस्ते। ओह, तुमने मुझे डरा दिया। तुम कौन हो? मैं एक केला हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम चीनू है। यह मेरी बहन मीनू है। नमस्ते मीनू। नमस्ते केला, तुम बहुत अच्छे और पीले हो। वे कौन है? वे सब मेरे परिवार के सदस्य है। मेरा फल परिवार। क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? हाँ हाँ, हम तुम्हारे फलों के परिवार से मिलना चाहते हैं। रुको रुको, ठहरो सब। मीनू और चीनू तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सेब है। यह लाल और रसीला है। कभी कभी यह हरा भी होता है। नमस्ते सेब, तुम बहुत लाल और गोल हो। संतरे, यह मीनू है। नमस्ते संतरे, मुझे तुम्हारा रंग पसंद है। तुम्हारा नाम भी संतरा है और तुम्हारा रंग भी संतरी है। यह आम आया। नमस्ते आम, तुम पीले हो। तुम्हारा रंग हरा भी होता है। तुम बहुत मीठे हो और कभी कभी खट्टे भी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये अंगूर है मीनू। ये हमेशा गुच्छे में होते हैं। वाह, अंगूर! सुंदर और हरे अंगूर। तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है केले। मुझे फलों का परिवार पसंद है। मुझे सभी फल पसंद हैं। मीनू, तो तुम हमें पसंद नहीं करती? ओह, तुम कौन हो? मैं गाजर हूँ। मैं सब्जियों के परिवार से हूँ। क्या तुम मेरे परिवार से मिलना चाहते हो? ओह हाँ, हम सब्जियों के परिवार से भी मिलना चाहते हैं। यह आलू है। कैसे हो आलू? तुम भूरे और मोटे हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो। प्याज, इधर आओ। चीनू और मीनू से मिलो। नमस्ते प्याज, तुम हमें रुलाते हो। ये सेम की फलियां हैं। ओह, सेम की फली। मुझे तुम्हारा हरा रंग पसंद है। तुम पतली और लंबी भी हो। गाजर, हमें सब्जियों का परिवार भी पसंद आया। चीनू, अरे ओ मीनू, अंदर आओ, खाने का समय हो गया है। ओह, क्या तुम अपना रात्रि भोजन करने जा रहे हो? नहीं केले, हम दोपहर का भोजन करने जा रहे हैं। दोपहर का भोजन? रात्रि भोजन क्यों नहीं? अच्छा, अब ऊपर देखो। बताओ कि तुम्हें सूर्य कहाँ दिखाई दे रहा है? सूर्य हम सबके ऊपर है। जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, तब दोपहर होती है। इसीलिए हम दोपहर में दोपहर का भोजन करते हैं, रात्रि भोजन नहीं। अच्छा, अब मुझे पता लग गया। तो तुम रात्रि भोजन कब करोगे? हम रात में रात्रि भोजन करते हैं। तो तुम दोपहर में दोपहर का भोजन और रात को
रात्रि भोजन करते हो। ठीक है केले। तो तुम सुबह विद्यालय जाने से पहले दोपहर का भोजन करते हो। नहीं नहीं, वह दोपहर का भोजन नहीं है, उसे नाश्ता कहते हैं। हम सुबह विद्यालय जाने से पहले नाश्ता करते हैं। ओह, अब मुझे पता चला। तुम सुबह नाश्ता, दोपहर में दोपहर का भोजन और रात को रात्रि भोजन करते हो। यह ठीक है गाजर। अब तुम नाश्ते, दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन के बारे में जान गए। अब मुझे बताओ कि तुम सब कहाँ रहते हो? हमारा घर तो पौधों पर ही होता है। सब्जियों के परिवार भी पौधों पर रहते हैं। हाँ, तुम जो चावल और गेहूं खाते हो, वे भी पौधों पर निर्भर है। वे सब अन्न परिवार के सदस्य हैं। तो हमें पौधों से बहुत सा भोजन प्राप्त होता है। दादी माँ कहती है कि फल और सब्जियाँ खाना अच्छी बात है। हाँ, कुछ लोग मछली और मांस भी खाते हैं। उन्हें मांसाहारी कहते हैं। ओह, मुझे पता नहीं था। तो तुम उन लोगों को क्या कहोगे जो मछली और मांस नहीं खाते? उन्हें शाकाहारी कहते हैं। चीनू मीनू, जल्दी आओ। अरे भाई, दूध पीने का समय हुआ है। हमारी दादी माँ सदा हमें दूध पिलाना चाहती है। क्या हमें पौधों से भी दूध मिलता है? मैं तुम्हें पीने के लिए दूध देती हूँ। चीनू, तुम दूध देते हो? तुम कौन हो? मैं गाय हूँ। चीनू और मीनू ताकतवर हैं क्योंकि वे मेरा दूध पीते हैं। इसलिए मैं सबसे अच्छी हूँ। नहीं, चीनू और मीनू शक्तिशाली हैं क्योंकि वे फल खाते हैं। तो फलों का परिवार सबसे अच्छा है। नहीं, वे सब्जियां खाते हैं इसलिए ताकतवर हैं। तो सब्जियों का परिवार सबसे अच्छा है। रुको रुको रुको, तुम मुझे भूल गए। तुम कौन हो? मैं मुर्गी हूँ। मैं अंडे देती हूँ। चीनू और मीनू इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि वे मेरे अंडे खाते हैं। इसलिए मैं सबसे अच्छी हूँ। ये बाहर कैसी आवाज है? दादी माँ, वे लड़ रहे हैं। अरे रुको रुको सब, तुम सब महान हो। मीनू और चीनू को तुम सब की जरूरत है। उन्हें सब्जियां, फल और अंडे खाने चाहिए। साथ ही साथ मजबूत होने के लिए दूध भी पीना चाहिए। तुम सब हमारे लिए बहुत जरूरी हो। तुम सब बहुत अच्छे हो। हाँ, हमें तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम सब फिर से दोस्त बनोगे? हाँ मीनू, हमने गलती की। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। आओ अभ्यास करें। प्रश्न उत्तर। हमें भोजन क्यों चाहिए?
हमें मजबूत बनने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्या तुम 3 सब्जियों के नाम बता सकते हो? आलू, प्याज और गाजर। क्या तुम 3 फलों के नाम बता सकते हो? सेब, आम और केला। क्या तुम पशुओं से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं के नाम बता सकते हो? दूध और अंडे। सुबह खाए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं? इसे नाश्ता कहते हैं। दोपहर में खाया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? इसे दोपहर का भोजन कहते हैं। रात में खाया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? इसे रात्रि भोजन कहते हैं। हमें दूध कहाँ से प्राप्त होता है? हमें गाय और भैंस से दूध प्राप्त होता है। दूध से बनने वाली कुछ चीजों के नाम बताओ। दही, मक्खन, क्रीम, आइसक्रीम आदि। मछली और मांस खाने वाले लोगों को क्या कहते हैं? इन्हें मांसाहारी कहते हैं। क्या तुम मछली और मांस खाते हो? मछली और मांस न खाने वाले लोगों को क्या कहते हैं? इन्हें शाकाहारी कहते हैं। चलो मिलान करें। गाय, दूध, मुर्गी, अंडे, केले का पेड़, केला, सेम की बेल, सेम की फली,
सेब का पेड़, सेब, गाय, दूध, मुर्गी, अंडे, केले का पेड़, केला, सेम की बेल, सेम की फली, सेब का पेड़, सेब, आओ अब रिक्त स्थान भरें। हम सुबह करते हैं। हम सुबह नाश्ता करते हैं। हम दोपहर में करते हैं। हम दोपहर में दोपहर का भोजन करते हैं। हम रात के समय करते हैं। हम रात के समय रात्रि भोजन करते हैं। मछली और मांस खाने वाले लोगों को कहते हैं। मछली और मांस खाने वाले लोगों को मांसाहारी कहते हैं। मछली और मांस न खाने वाले लोगों को कहते हैं। मछली और मांस न खाने वाले लोगों को शाकाहारी कहते हैं। हम सुबह नाश्ता करते हैं। हम दोपहर में दोपहर का भोजन करते हैं। हम रात के समय रात्रि भोजन करते हैं। मछली और मांस खाने वाले लोगों को मांसाहारी कहते हैं। मछली और मांस न खाने वाले लोगों को शाकाहारी कहते हैं।
सब्जियों के लिए स और फलों के लिए फ लिखें। टमाटर, सब्जी। मटर, सब्जी। सेब, फल। गाजर, सब्जी। आम, फल। बंद गोभी, सब्जी। केला, फल। आलू, सब्जी। तरबूज, फल। प्याज, सब्जी। लहसुन, सब्जी। बैंगन, सब्जी। अंगूर, फल। भिंडी, सब्जी। संतरा, फल। दोस्तों, तुम्हें भी बहुत सी सब्जियां, फल और अंडे खाने चाहिए और बहुत सारा दूध पीना चाहिए। अच्छा दोस्तों,
चलते हैं। अलविदा दोस्तों। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो हिमालयन ग्रिफिन है, जिसे लोग बड़ा गिद्ध भी कहते हैं। ये एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है जो सारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय में ये भारत के अलावा काबुल से भूटान, तुर्किस्तान और तिब्बत तक में पाए जाते हैं। हिमालयन ग्रिफिन एक अनूठा पीला सफेद गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसका ज्यादातर शरीर हल्के पीले सफेद रंग का होता है। इन्हें हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं। इस दौरान ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए मरे जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। इनकी दृष्टि काफी तेज होती है और आसमान में काफी ऊंचाई से मरे हुए जानवरों को देख लेते हैं। नर व मादा मिलकर चूजों को पालते हैं। मादा एक ही अंडा देती है। गिद्ध की ये प्रजाति भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी औसत आयु 20 से 35 वर्षों तक होती है और इनका गर्भकाल 58 दिनों का होता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। जो भी कार्कासेस हैं या वाइल्ड में हो या लाइव स्टॉक के होते हैं उसको ये स्कैवेंजिंग करके खाते हैं, जिसके कारण नेचर हमेशा क्लीन बना रहता है। काफ़ी बड़े होते हैं। लगभग इनका जो हाइट होता है वो 3.5 फीट तक पहुंच जाता है। ये लगातार नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। जो इनका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है जिस पे ये फ्लाई करते हैं, जो मिनिमम अल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर ही उड़ेंगे, ये लगभग 1200 मीटर है। इसके ऊपर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फरवरी मार्च में एग लेइंग प्रारंभ करते हैं और जो इनका क्लच साइज है ये 1 से 2 तक का ही होता है, काफ़ी छोटा होता है और उसे एक बच्चा निकलता है जो नेस्टिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से नेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 महीना रहने के बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। पटना जू में इन्हें चिकन दिया जाता है खाने में और ये लगभग 1.5 kg चिकन एक वल्चर को दिया जाता है। और जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पिकुलरिटी है, उनके लेग के पास में हेयर का टफ्ट पाया जाता है और गर्दन के पास भी वाइट कलर का एक पैच होता है। हिमालयन ग्रिफन का जो IUCN स्टेटस है वो नियरली थ्रेटेंड है और इनके पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है जो और वल्चर्स में आया है। और जो स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़, उसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वल्चर में रिसेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन में हुआ है उसका मेन रीज़न है जो एनिमल कार्कासेस हैं, जो लाइव स्टॉक के कार्कासेस हैं, उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डिक्लोफेनाक जो एज ए पेन किलर यूज किया जाता है और मरने के बाद भी उनके बॉडी में इसका रेसिड्यूज पाया जाता है और इसे कंजम्पशन के बाद वल्चर जो इसे खाते हैं तो उनके बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे एग ले करते हैं। उसका सेल काफ़ी कमज़ोर होता है, उससे प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है बर्ड्स का और उनका डेथ होने लगता है। और प्रोलॉन्ग्ड डिक्लोफेनाक को खाने से वल्चर्स हैं उनके लीवर और अनवाइटल ऑर्गन्स में भी डिजेनरेशन होता है, जिसके कारण उनका समय से पहले डेथ हो जाता है।
गिद्ध के बाद हम जिस चिड़िया के बारे में बात करेंगे वो चील यानी काइट है। ये बेहद चतुर और फुर्तीले होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग भूरा और आंख के पीछे एक काला धब्बा और बाहर का पंख हल्के काले रंग का होता है। इनकी चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं जो सामान्यतः खुले मैदान और मानव बस्तियों के सामने उड़ते हैं। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो ऊपर से ही अपने भोजन की तलाश करते हैं और जब इन्हें अपना भोजन दिख जाता है तो बहुत तेजी से उस पर झपट्टा मारकर लेकर उड़ जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं जो छोटे पक्षी, चूहे और मरे हुए जानवर खाना पसंद करते हैं। ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है। ये 2 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा चील 30 दिन के बाद एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में चील और ब्लैक काइट जो हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे इनके रख रखाव के लिए प्राकृतिक वास का आभास दिया गया है और उसी ये वातावरण में रहते हैं। चील जो हैं इनकी आवाज़ एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है, ची ची करने की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ ही एक विशिष्टता है कि पहचान हो जाता है कि आसपास में चील है, जिसे हम लोग ब्लैक काइट भी कहते हैं। पूरे भारत में पाए जाते हैं, 2300 मीटर के नीचे पाए जाते हैं। ये हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं। भारत के सभी वनों में ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक रैप्टर शिकारी पक्षी हैं जो मूलतः जो जंगलों में जो बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं उसका जो बचे हुए मांस होते हैं उसका भक्षण करते हैं। छोटे छोटे छिपकली, चूहे इत्यादि का, इंसेक्ट का भी ये खाना खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इनके आहार के रूप में मांस देते हैं, चिकन देते हैं इनको। इनके जो चोंच होते हैं हल्के पीले होते हैं और पैर भी इनके हल्के पीले रंग के होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो चील के केज का रख रखाव किया जाता है, इनके बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, काफ़ी एक प्राकृतिक रूप से इनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इनके केज में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, छाया भी दिया गया है, पानी की व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन ग्रिफिन और चील दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और यहाँ आने वाले हर दर्शक इनके इंक्लोजर के पास इन्हें देखने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए इंक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से
आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।